बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं तहमीना वकील और आज हम बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 27th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक। इट इज़ ऑफ योर पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि हमने पहले 3 क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक डिस्कस की है और अब आपके पास जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं 2। एक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक है आपके पास आईआर। ये 5 एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जो कि आपके कोर्स में हैं। तो क्रोमेटोग्राफी मैंने कवर करवा दी थी, ये अब 2 टेक्निक्स हैं। आज हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। तो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ यूवी विजिबल, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ नेसेसरी टूल फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। आपने स्ट्रक्चर डिटर्मिन करना है किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके लिए ज़रूरी होती है। ख़ास तौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एज अ नेसेसरी टूल है, मतलब वो लाजमी चीज़ है। इट वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इन 1859 बाय द जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट विल्हेल्म बंसन एंड द जर्मन फिजिस्ट गुस्टाव रॉबर्ट क्रिशॉफ। तो इन्होंने ये मिलके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक इन्वेंट की थी। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि हमने स्टडी ऑफ क्वांटाइज्ड इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को स्टडी करना है विद मैटर, कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो किस किस्म से वो इंटरेक्शन होती है और उसके नतीजे में जो रिज़ल्ट्स आते हैं उन्हें हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्पेक्ट्रोमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर वो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिसके कि हम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ओवर अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को स्पेसिफाई कर सकते हैं, और ये नॉर्मली यूज़ होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए टू आइडेंटिफाई मटेरियल्स। जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड यूवी लाइट भी हो सकती है, विजिबल लाइट भी हो सकती है और इंफ्रारेड लाइट भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमने यूज़ करना है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करना है, बिकॉज हेयर वी विल गोइंग टू स्टडी द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें कि हम विजिबल यूवी या फिर आईआर रेडिएशंस को डिस्कस करेंगे। अब चूँकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात है तो फर्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और उसके कौन कौन से डेफिनेशन हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। इट इज़ a spectrum which cover a very wide range of electromagnetic radiation, जिसमें कि cosmic radiation से radio waves आती हैं at the end। और इसमें जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसको जब हम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज़ के हिसाब से अरेंज करते हैं तो आपके पास कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आता है। अब आपके पास ये डिफरेंट टर्म्स हैं, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, तो हम पहले इनको देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं और किस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए लाजमी है। So electromagnetic radiation, it is a type of energy that is transmitted through space at enormous velocities. Velocity क्या है? It is the speed in meter per second, the rate of change of velocity. So the radiant energy has wave nature and being associated with the electric as well as the magnetic field. That's why we are called them as electromagnetic radiations. और इसका एटॉमिक या मोलिकुलर ओरिजिन नहीं होता, इसका अपना ओरिजिन होता है। इसमें हम ये देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को शो कर सकते हैं। ये आपके पास एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से ये है और मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ये है। तो आपके पास ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और इनकी जो प्रोपगेशन की साइड है वो इस साइड पे होती है। ऑल थ्री ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस्ड होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है, और इस तरह से वो इन स्पेस मूव करते हैं। अब इस केस में आपके पास जो वेव लेंथ है वो क्या है, अब ये आपके पास देखें एक कंप्लीट वेव है और ये दूसरी कंप्लीट वेव है। अब इसका जो ऊपर वाला मैक्सिमम पोर्शन है इसे क्रस्ट कहते हैं और जो नीचे वाला मैक्सिमम पोर्शन है उसे ट्रफ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ, इसे हम कहते हैं वेवलेंथ और इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरी टर्म थी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि ये जैसे एक पॉइंट है तो नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो आपके पास जो ये लैम्डा और फ्रीक्वेंसी हैं ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जितना लैम्डा स्मॉल होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी की बात करें तो इस केस में इसको हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, और इससे एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ E इज़ इक्वल्स टू h म्यू, where E is the energy of radiation, mu is the frequency of radiation and h ये जो एक्चुअली जो रिलेशनशिप है वो होता है E is directly proportional to frequency। अब जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके साइन ऑफ इक्वलिटी लगाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है विच इज़ कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसके थ्रू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एनर्जी। जैसे आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब अगेन यहाँ पे हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके साइन ऑफ इक्वलिटी लगाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा c। c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब चूँकि हमारे पास E इज़ इक्वल्स टू h म्यू है तो ये म्यू की जगह अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास यहाँ से E की एक और वैल्यू आ जाती है विच इज़ E इज़ इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। तो जो रेडिएशन है इसकी एनर्जी वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे। तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पे हम एक पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, द इट इज़ द अरेंजमेंट विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। कि वेवलेंथ बढ़ती जा रही है फ्रीक्वेंसी क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नंबर ऑफ़ रीजन में डिवाइड हुए हुए होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर फ्रीक्वेंसी। ये आर्टिफिशियल डिवीजन है, मतलब ये नहीं है कि ये कोई ख़ास इस तरह से सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो इन तमाम की तमाम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे मुश्तमिल होती हैं। अब ये आपके पास देखें डिफरेंट रीजन्स हैं और ये जो शो हुआ है स्पेक्ट्रम इस डायरेक्शन में इट इज़ फॉर वेवलेंथ इन मीटर। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है और ये इस डायरेक्शन में आपके पास है फ्रीक्वेंसी इन पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ये आपके पास होती है नंबर ऑफ़ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो इस डायरेक्शन में आपके पास वेवलेंथ बढ़ रही है और इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास स्पेक्ट्रा आता है जिसमें कि वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो फर्स्ट आपके पास देखें गैमा रेज़ हैं, उसके बाद एक्स रेज़ हैं, फिर आपके पास अल्ट्रा वायलेट है, फिर विजिबल। ये विजिबल का एक पोर्शन है पूरे का पूरा जिसको शो किया हुआ है विद 7 कलर्स। ये विजिबल खाली विजिबल वो पोर्शन है जो हमें नज़र आता है, हमें अपनी आँख से जो डिफरेंट टाइप के कलर्स नज़र आते हैं फूलों में, पत्तों में या डिफरेंट टाइप के और कपड़ों में, वो सिर्फ इस विजिबल रीजन की वजह से आते हैं जो ब्लू से लेकर रेड तक लाई करता है वायलेट से। ठीक है, तो इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये आपके पास आ जाता है 400 से 750 नैनोमीटर पे। उसके बाद आपके पास है इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। तो गैमा रेज से लेकर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स तक ये जो पूरे का पूरा पोर्शन है जिसमें वेव लेंथ जो है वो 10⁻⁻11 से 10⁻3 तक और फ्रीक्वेंसी 10⁻20 से 10⁻4 तक वेरी कर रही है। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास जो अल्ट्रा वायलेट है
बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूवी विजिबल स्पेसिफिकली। तो यूवी विजिबल में जब हम बात करते हैं तो अल्ट्रा वायलेट की जो रेंज है वो है तकरीबन 190 टू 400 नैनोमीटर, ये अल्ट्रा वायलेट की है, यूवी की है। उसके बाद आता है विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में आपके पास ये 7 कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें ये देखें जो वॉयलेट है वो शॉर्टर वेवलेंथ पे है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ शॉर्टर है, और जो रेड है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे है, ठीक है। तो ये देखें जो वॉयलेट कलर है वो 400 से 420 तक है, और जो रेड है वो 620 से आगे 780 800 तक है। तो ये आपके पास जैसे जैसे आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगी तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी और फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। तो ये आपके पास जनरल इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, कि हमने देखी कि जो सनलाइट से हमारे पास रेडिएशंस आ रही होती हैं उसमें कौन कौन से रीजन्स हैं और वेवलेंथ क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखेंगे कि किस तरह से जो ये लाइट की रेडिएशन है, जो सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं, दे विल इंटरैक्ट विद मैटर, एंड व्हेन दे इंटरैक्टेड हाउ दे आर यूजफुल to determine the structure and the quantity of an analyte. So spectroscopy, it is the measurement and interpretation of electromagnetic radiations absorbed or emitted, दोनों फॉर्म में हम लेते हैं इसमें, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब ले सकते हैं या एमिटेड ले सकते हैं, व्हेन द मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आइंस, कोई भी सैंपल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, एटम्स की फॉर्म में, आइंस की फॉर्म में। तो इसमें से जब रेडिएशन पास ऑन करती है पास ऑन करती है, देन क्या होता है कि या तो रेडिएशंस एब्जॉर्ब होके उसे लो से हाई एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट कर देती है, या इमिट होके हाई से लो एनर्जी स्टेट में। क्योंकि आपको पता है कि जब ये दो एनर्जी स्टेट्स हैं अगर, तो जब इलेक्ट्रॉन लो से हाई में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब हाई से लो में आएगा तो एनर्जी इमिट होगी। तो अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप देखें तो इसमें दो तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। एक आपके पास आती है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी आती है मोलेकुलर। एटॉमिक में एनर्जी का जो चेंजेस के चांसेस हैं वो एटॉमिक लेवल पे होते हैं। इसमें हम एग्जांपल स्टडी करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम फोटोमेट्री वगैरह, जबकि मोलेकुलर में हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जी चेंजेस होते हैं उनको स्टडी करते हैं। और जो हमारा मेन एम्फेसिस है, जो हमारा कोर्स का टॉपिक है, इट इज़ ऑन मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम मॉलिक्यूलर लेवल पे चेक करेंगे इंटरेक्शन विद द विजिबल रीजन, जिसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है, या आईआर जिसे कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट लाइट बाय वेरियस सब्सटेंसेस, जिसमें कि आपके पास यूवी और आईआर रीजन में एब्जॉर्प्शन होती है और उस एब्जॉर्प्शन को फिर हम आगे स्टडी करते हैं। अब इस केस में देखें कॉलरीमेट्री, ये क्या है कि एक ख़ास कॉलरीमेट्री मतलब कलर्ड सब्सटेंसेस को मेजर करने के लिए ये यूज़ होता है, जिसमें कि वेवलेंथ आती है 400 से 800 नैनोमीटर। ये भी आपने पीछे देखा था कि 4 से 800 नैनोमीटर का जो रीजन है इट इज़ विजिबल रीजन, ठीक है, ये विजिबल रीजन आता है। तो जितने भी कलर्ड सब्सटेंसेस हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एट डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट मैनर में। तो इसकी वजह से आपके पास एक एब्जॉर्प्शन कर्व आता है। ये जो वेवलेंथ है जिस पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आती है उसे कहते हैं लैम्डा मैक्स। कोई भी कलर सब्सटेंस हो उसके लिए लैम्डा मैक्स जो है वो उसका करैक्टरिस्टिक होता है, मतलब कि एक ख़ास वेवलेंथ पे कोई ख़ास किस्म की ट्रांजिशन होगी फ्रॉम लो टू हाई एनर्जी ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से वो लैम्डा मैक्स जो है वो ऑब्टेन होगा। अगर हम कंसंट्रेशन और एब्जॉर्प्शन के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आता है। यहाँ पे आपके पास वेवलेंथ है ऑन एक्स एक्सिस
और एब्जॉर्प्शन है ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आपके पास देखें पहले एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हुई और ये आपके पास 217 नैनोमीटर एक वेवलेंथ है जिस पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आई। तो ये जो 217 नैनोमीटर है ये आपके पास लैम्डा मैक्स है। उसके बाद दोबारा से एब्जॉर्प्शन ख़त्म होना शुरू हो गए। तो ये जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें हम स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन को एट 200 से 400, मतलब कि आपके पास कंबाइन दोनों का आ जाता है। अब इस केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे एब्जॉर्ब्स एनर्जी, therefore molecule undergo transition from ground state to excited state। अब हम बार बार कह रहे हैं ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन कहाँ से होती है कि जो ग्राउंड स्टेट है वहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल की नेचर पे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स और वो उस इलेक्ट्रॉन की नेचर पे डिपेंड करता है। अब आपके पास 3 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, एक होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक होते हैं एन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जिसमें तमाम के तमाम बॉन्ड सिग्मा हैं। जब तमाम के तमाम बॉन्ड सिग्मा होंगे तो ऑब्वियस बात है द मॉलिक्यूल इज़ सैचुरेटेड वन। दूसरे आ जाते हैं पाई। पाई बॉन्ड हमेशा उसमें प्रेजेंट होता है विच आर अनसैचुरेटेड, जैसे अल्कीन्स वगैरह हैं, तो ये अनसैचुरेटेड आ जाए। और एन इलेक्ट्रॉन्स उनमें होता है जिसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब अगर आपके पास कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल है या अमीन्स हैं तो उसमें ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही, बट इट इज़ नॉन बॉन्डेड, तो वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एन इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में आते हैं। सो वी हैव दीज 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स की हमने ट्रांजिशंस देखनी है जो कि इस तरह से आपके पास 4 कैटेगरीज़ में आती है। अब देखें ये डिफरेंट एनर्जी लेवल हैं। ये देखें ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है बॉन्डिंग सिग्मा, ये फर्स्ट लेवल है। उसके बाद है बॉन्डिंग पाई, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है। अब चूंकि बॉन्डिंग सिग्मा सबसे नीचे है तो उसका एंटी बॉन्डिंग सबसे ऊपर होगा, पाई उससे ऊपर है तो उसका एंटी बॉन्डिंग उससे नीचे होगा, और ये जो नॉन बॉन्डिंग एन होते हैं ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद होते हैं। तो ये आपके पास 5 डिफरेंट टाइप की स्टेट्स अवेलेबल हैं जिनके दरमियान ट्रांजिशन होनी है। अब किस किस्म की ट्रांजिशन होती है, एक आपके पास है सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होगी, ठीक है, जिसमें आपके पास आ जाते हैं अल्केन्स वगैरह। एक होगी पाई टू पाई स्टार जो होगी अनसैचुरेटेड में। अब जिसमें पाई टू पाई स्टार है उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार लाजमी होगी, क्योंकि जाहिर है उसमें सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है, तो उसमें ये दोनों होंगी। अब आ गई एन टू सिग्मा स्टार। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि सैचुरेटेड हैं बट इनके साथ कोई नॉन बॉन्डेड एटम है, जैसे अल्कोहल्स हो गए, ठीक है। एंड देन एन टू पाई स्टार, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ कोई ऑक्सीजन, जैसे आपके पास एस्टर्स आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन हम स्टडी करते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार। Sigma electrons from orbital is excited to corresponding anti-bonding orbital sigma star. Large amount of energy is required for transition। ये आप एनर्जी गैप से देख सकते हो कि इस केस में एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है। जब इसकी एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ छोटी होगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला hc/λ। जितनी ज़्यादा एनर्जी है वेवलेंथ उतनी शॉर्टर है। तो ये लो एनर्जी स्टेट पे आएगी जिसमें कि आपके पास 200 से 400 ये यूवी रीजन में आती है, ये विजिबल रीजन में लाए नहीं करती। सो इसमें शो एब्जॉर्प्शन बॉन्ड यूवी रीजन एंड ट्रांजिशन इज़ ऑब्जर्व विद सैचुरेटेड कंपाउंड्स। जैसे मीथेन है, मीथेन के केस में आपके पास जो है तमाम के तमाम कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जिसमें सिर्फ सिग्मा टू सिग्मा स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन होगी एंड दे शो अ लैम्डा मैक्स एट 122 नैनोमीटर। इसी तरह से हम नॉर्मली जो हमारा इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो बिलो 200 नहीं होता। तो हम नॉर्मली हाई एनर्जी ट्रांजिशंस जो हैं उसको वैक्यूम यूवी उसके लिए यूज़ करते हैं, एक अलग फील्ड।
तो इस केस में हम जो हैं वो लेस ऑन इंफॉर्मेटिव होती है, इतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती इस वाली ट्रांजिशन की। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं टूवर्ड्स पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार वो है जिसमें कि आपके पास कॉरिस्पॉन्डिंग पाई और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल मौजूद है। अगर हम इसकी ट्रांजिशन देखें तो पाई टू पाई स्टार की जो एनर्जी है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू एन टू सिग्मा स्टार। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपाउंड वो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, जैसे अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, कार्बोनिल्स हैं, नाइट्राइल्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, दे विल अंडरगो पाई टू पाई ट्रांजिशन। जैसे जो अल्कीन्स हैं वो 170 से 205 नैनोमीटर में एब्जॉर्ब करती हैं। इसमें एब्जॉर्प्शन जो है वो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं थ्रू ऑर्डिनरी यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और इसमें जो अनकंजुगेटेड अल्कीन्स हैं वो लो वेवलेंथ पे मतलब हाई एनर्जी होती हैं, और जो कंजुगेटेड होती हैं वो लो एनर्जी की हाई उस पे हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम अल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं तो उससे बेथोक्रोमिक इफ़ेक्ट शो होता है। ये हम आगे नेक्स्ट अभी चेक करेंगे कि बेथोक्रोमिक इफ़ेक्ट क्या होता है और किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। तीसरी आ जाती है N2 सिग्मा स्टार। N2 सिग्मा स्टार में जैसे मैंने पहले बताया कि ये ऐसे सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें कि हीट्रो एटम हो विच हैज़ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र या हैलोजेंस वगैरह। इनके पास क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। इसमें लेस एनर्जी चाहिए देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार, और इसमें सैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड्स आ जाते हैं और इनकी एनर्जी जो है वो ट्रांजिशन की डिक्रीज़ करती है विद द इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ हैलोजन एटम। मतलब अगर आप बात करते हो RCl, RBr, RI, तो चूँकि डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो भी डिक्रीज़ करेगी। साइज़ इंक्रीज़ करेगा, एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। जैसे आपके पास है मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल आयोडाइड। तो मिथाइल क्लोराइड का लैम्डा मैक्स है 173 पे जो कि लो वेवलेंथ पे है, हाई एनर्जी पे है, और मिथाइल आयोडाइड का है 258। इस केस में एनर्जी जो है वो कम है, एनर्जी कम है तो वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टूवर्ड्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें अल्कोहल्स और अमीन आ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इसमें हो जाए तो एब्जॉर्प्शन जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव कर जाती है। मतलब एक अगर आपके पास है CH3OH फ्री फॉर्म में, और अगर इसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले जो हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव कर जाएंगे। फोर्थ ट्रांजिशन जो लास्ट ट्रांजिशन है इट इज़ N2 पाई स्टार। N2 पाई स्टार में वो है जिसमें कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ कोई हीट्रो एटम है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। ये ट्रांजिशन सबसे लो एनर्जी की होती है और लॉन्गर वेवलेंथ पे होती है, राउंड अबाउट 300 नैनोमीटर। तो सैचुरेटेड एल्डिहाइड इसमें बोथ ट्रांजिशन होती है, N2 पाई स्टार भी होती है और पाई टू पाई स्टार भी होती है, राउंड अबाउट 290 to 180 नैनोमीटर। तो ये आपके पास है डिफरेंट ट्रांजिशंस। ये ट्रांजिशंस होंगी तो मॉलिक्यूल जो है वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे मूव करेगा, और उस केस में आपके पास लैम्डा मैक्स एक ख़ास स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ऑब्टेन होगी। अब ये आपके पास आगे डिफरेंट टर्म्स हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ हो रही हैं। फर्स्ट है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर मॉलिक्यूल का वो पोर्शन जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशंस। मतलब एक पूरे का पूरा मॉलिक्यूल है, उस पूरे मॉलिक्यूल ने लाइट एब्जॉर्ब नहीं करनी, एक ख़ास मॉलिक्यूल का पोर्शन होता है जिसके लिए हमारे पास लैम्डा मैक्स आती है एक ख़ास वेवलेंथ पे। दैट पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एज क्रोमोफोर। सो इस केस में आपके पास एनी ग्रुप
जिसको कि वो रीजन शो करता है उसे हम क्रोमोफोर कहते हैं। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं एक्चुअली विच आर इम्पॉर्टेंट क्रोमोफोर, जैसे कार्बोनिल्स हैं, एसिड्स हैं, एस्टर्स, नाइट्राइल्स, इथेनिलिक ग्रुप। तो ये आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं विच आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ क्रोमोफोर। तो ये आपके पास एक टेबल है क्रोमोफोर की एग्जांपल्स का। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें एक्साइटेशन अगर हम देखें तो इसमें एक्साइटेशन आती है पाई टू पाई स्टार की, ठीक है। फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी पाई टू पाई स्टार की। फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें पाई टू पाई स्टार भी है और एन टू पाई स्टार भी है। फिर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें एन टू पाई स्टार भी है, पाई टू पाई स्टार भी है। एंड देन एल्डिहाइड्स, अल्काइल हेलाइड्स, ठीक है, इसमें N2 सिग्मा स्टार है, ठीक है, और सिग्मा 2 सिग्मा स्टार है। तो ये आपके पास डिफरेंट की लैम्डा मैक्स भी शो की हुई हैं, इनकी एग्जांपल्स भी, और जिस सॉल्वेंट में ये रिएक्शन किया गया है वो भी शो हुई हुई हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है कि किस किस तरह के क्रोमोफोर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा आ जाता है ऑक्सोक्रोम, ठीक है। अब जिस पोर्शन ने लाइट एब्जॉर्ब करनी है वो है क्रोमोफोर। ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं जो कि ख़ुद तो एब्जॉर्ब नहीं करते बट दे आर इफ़ेक्ट द एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्रोमोफोर। ये इन्हेंस करते हैं, दे आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद क्रोमोफोर, ठीक है। ये खुद एब्जॉर्ब नहीं करे, दे देमसेल्व्स डू नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशंस, कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड होते हैं या अनसैचुरेटेड होते हैं। They do not themselves absorb radiation, but when they are present along with chromophore, they enhance the absorbing property of chromophore. इसको हम कलर इन्हेंसिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। जाहिर सी बात है जितना वो इन्हेंस करेगा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का, उतना वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाएगा और विजिबल रीजन में आएगा, तो उसकी कलर इन्हेंसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज़ कर जाएगी। अब ऑक्सोक्रोम्स को हम जनरली कैसे कहते हैं, दे हैव वन और मोर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे NH2 है, OH है, OR है, COOH है, इन तमाम में हीट्रो एटम्स मौजूद हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब ये किसी भी सिस्टम के साथ अटैच्ड होते हैं तो उसमें थ्रू कॉन्जुगेशन अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटेंड करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्सटेंड होते हैं तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उसके नतीजे में उसकी इलेक्ट्रॉन्स को, इसको रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करती है। तो ये देखेंगे आपके पास एक्सोक्रोम का इफ़ेक्ट शो किया गया है। खाली अगर हम बेंजीन का देखते हैं तो बेंजीन की लैम्डा मैक्स है 255, बट इफ़ वी ऐड OH, ये आपके पास ऑक्सोक्रोम है। बेंजीन के केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपके पास था क्रोमोफोर, ठीक है। अब इसमें हमने OH अटैच कर दिया, उस OH से क्या हुआ कि ये OH है ये अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा ऑन बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ेगा एंड लैम्डा मैक्स इंक्रीजेस टू 270 नैनोमीटर। सिमिलर इज़ द केस विद अमीन NH2, एनालिन के केस में NH2 एंड इट इज़ फर्दर इंक्रीजेस टू 280 नैनोमीटर। तो ये ऑक्सोक्रोम का इफ़ेक्ट शो किया गया है। अब क्या होता है कि ये आपके पास जो ऑक्सोक्रोम्स अटैच्ड होते हैं इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन में और इंटेंसिटी में शिफ्ट्स आती हैं। जैसे मैंने बताया कि ये इंक्रीज़ कर गई, बेंजीन के मुकाबले में फिनोल और एनालिन का लैम्डा मैक्स इंक्रीज़ है, बट दिस इज़ नॉट द केस ऑल द टाइम। समटाइम्स ये होता है कि लैम्डा मैक्स इंक्रीज़ कर जाती है, समटाइम वो डिक्रीज़ कर जाती है, समटाइम्स लैम्डा मैक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इंटेंसिटी इंक्रीज़ करती है या इंटेंसिटी डिक्रीज़ करती है। तो उसकी बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट शिफ्ट्स हैं, 4 डिफरेंट शिफ्ट्स हैं उस केसेस में। फर्स्ट वन है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट भी कहा जाता है। रेड शिफ्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम, जो लैम्डा मैक्स है इट मूव्स टूवर्ड्स द हायर वेवलेंथ रीजन। ये जैसे अभी जो आपने एग्जांपल पढ़ी थी बेंजीन एंड देन फिनोल और एनालिन, उसकी लैम्डा मैक्स इंक्रीज़ कर रही थी, देन इट इज़ द एग्जांपल ऑफ बैथोक्रोमिक शिफ्ट। So when the absorption maximum
of the compound it shifts to longer wavelength, then it is called as bathochromic shift or red shift. अब इसमें ये ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस की वजह से भी हो सकती है और अक्सर औकात चेंज ऑफ सॉल्वेंट की वजह से भी हो सकती है। इसमें पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट जब हम डिक्रीज़ करेंगे तब आपके पास बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्जर्व होगी। दूसरी है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या है कि जब आप कोई ऐसा ऑक्सोक्रोम अटैच करें जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर ले, ये तो था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे। अब कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं बेंजीन के ऊपर, जैसे नाइट्रो ग्रुप है जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एब्जॉर्प्शन है वो शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ एंड इट इज़ कॉल्ड एज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट, मतलब वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रही है। तो ये किसी भी ऐसे ग्रुप की वजह से हो सकता है जिसमें कि कॉन्जुगेशन को रिमूव किया जाए, ठीक है। तो ये सेकंड शिफ्ट है। इसमें एग्जांपल आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि एनालिन है, एनालिन इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बट अगर उसकी हम प्रोटीनेशन कर देंगे तो वो एनालिनियम आयन बन जाएगा विच इज़ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, जबकि एनालिन एब्जॉर्ब कर रहा है 280 पे और एनालिनियम आयन एब्जॉर्ब कर रहा है एट 203 नैनोमीटर। उसके बाद थर्ड आ जाती है हाइपरक्रोमिक इफ़ेक्ट। हाइपरक्रोमिक इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए विद स्मॉल और लिटिल चेंज इन इट्स लैम्डा मैक्स, ठीक है। तो इसमें जनरली जो है वो इंटेंसिटी, मतलब कि कितना इंटेंसिटी से वो एब्जॉर्ब कर रहा है, लैम्डा मैक्स सेम है बट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। अब ये देखिए पिरिडीन है, इसकी लैम्डा मैक्स है 257, जबकि एब्जॉर्प्टिविटी या इंटेंसिटी है 2750। अब जब इसमें हमने मिथाइल ग्रुप अटैच किया, 2 मिथाइल पिरिडीन बनाया, तो लैम्डा मैक्स तकरीबन सेम है 257 से 260, बट देयर एब्जॉर्प्टिविटी और इंटेंसिटी इंक्रीज 1000 टाइम, मतलब वो 2750 से 3560 हो गई है। तो इसे हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक इफ़ेक्ट। फोर्थ वन है हाइपोक्रोमिक इफ़ेक्ट। ये इसका रिवर्स है, जिसमें क्या होता है कि लैम्डा मैक्स चेंज नहीं होता बट द इंटेंसिटी ऑफ द कंपाउंड डिक्रीजेस, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो ग्रुप है उसे ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट कर जाती है, जिसकी वजह से हाइपोक्रोमिक इफ़ेक्ट ऑब्जर्व होता है। जैसे देखिए नेफ्थलीन है, इसकी एब्जॉर्प्टिविटी है 19000, जब हम इस पर मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे तो इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होगी एंड द एब्जॉर्प्टिविटी डिक्रीजेस टू 10250। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिक्रीज़ आ गया है। तो अगर हम यहाँ से देखें शिफ्ट्स और इफ़ेक्ट को, तो बैथोक्रोमिक इफ़ेक्ट्स ये वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। बैथोक्रोमिक इफ़ेक्ट से वेवलेंथ इंक्रीज़ की तरफ जाती है, हिप्सोक्रोमिक इफ़ेक्ट या ब्लू शिफ्ट से वेवलेंथ डिक्रीज़ की तरफ जाती है, इंटेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। हाइपरक्रोमिक इफ़ेक्ट से वेवलेंथ सेम है बट द इंटेंसिटी इंक्रीज़, हाइपोक्रोमिक इफ़ेक्ट से वेवलेंथ सेम है बट द इंटेंसिटी डिक्रीजेस। तो ये बहुत अच्छी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन है आपके पास शिफ्ट्स और उसके इफ़ेक्ट की। उसके बाद आ जाता है एब्जॉर्प्शन बैंड्स। अब जब स्पेक्ट्रा बनता है तो स्पेक्ट्रा में आपके पास शार्प पीक्स भी होती हैं और ब्रॉड पीक्स भी होती है, मतलब वो डिपेंड करती है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हुए हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। So the spectrum consists of sharp peak and each peak will correspond to promotion of electron from one electronic level to another. During promotion, the electron move from given vibrational and rotational level within an electronic state to the other within the next electronic mode. तो आपके पास large number of possible transition आती है, ठीक है। अब लार्ज नंबर ऑफ़ वेवलेंथ इसके लिए लाजमी नहीं है, ये क्लोजली पैक्ड होती है जिसकी वजह से हमारे पास बैंड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। आपके पास एक शार्प पीक नहीं आएगी, एक ट्रांजिशन की एक पीक होती है बट वी हैव डिफरेंट ट्रांजिशन, ओवर ट्रांजिशन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती है, ओवरलैप्ड करती हैं। इस तरह से ये एक पीक आई, ये एक पीक आई, फिर एक पीक, फिर एक पीक, फिर एक पीक, इस तरह। तो हम ओवरऑल कहते हैं कि देयर इज़ अ बैंड, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ के बैंड। के बैंड ओरिजिनेट होता है ड्यू टू पाई स्टार ट्रांजिशन
विच हैज़ अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, इसमें आपके पास डाईन्स आ जाती हैं, पोलीन्स आ जाती हैं और इनोन्स आ जाती हैं। मतलब वो कि जिस केस में कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन फिर डबल बॉन्ड कार्बन, जब दो डबल बॉन्ड के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड हो तो उसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। ये डाइन्स में भी होता है, पॉलीन्स में भी और इनोन्स में भी। तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड प्रोड्यूस्ड होता है इट इज़ के बैंड। उसके बाद है आर बैंड। आर बैंड ओरिजिनेट होता है ड्यू टू n to pi star transition of single chromophoric group and having at least one lone pair of electron on the heteroatom। इनकी इंटेंसिटी कम होती है जबकि ई मैक्स वैल्यू बिलो 100 होती है। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास जो पिछली थी उसकी ई मैक्स बहुत ज़्यादा थी, ये देखिए 13,000 21,000 ई मैक्स मतलब इंटेंसिटी। लेकिन जब हम आर बैंड की बात करते हैं तो चूँकि ये सिंगल क्रोमोफोरिक ग्रुप की वजह से है तो इसकी ई मैक्स लेस देन 100 होती है, जैसे 15 है या 12 है, लो इंटेंसिटी के होते हैं। जैसे इसमें ये एसीटोन आ गया और एल्डिहाइड्स आ गए। उसके बाद है बी बैंड। बी बैंड वो होता है जो कि पाई टू पाई ट्रांजिशन की वजह से होती है इन एरोमेटिक और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे बेंजीन की इंटेंसिटी है जो पी का रहती है वो आती है 230 से 270 पाई टू पाई स्टार की वजह से। लेकिन अगर हम इसमें OH अटैच कर देंगे तो OH की वजह से इसमें N टू पाई स्टार भी आ जाएगा, तो ये 250 से मूव कर जाएगा 270 एंड इट्स एब्जॉर्प्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम 215 टू 1450। ठीक है, तो जो बी बैंड है वो ऑब्जर्व होता है लॉन्गर वेवलेंथ पे देन द इंटेंस के बैंड। के बैंड ज़्यादा इंटेंस होता है बट इट इज़ ऑब्जॉर्व एट लो वेवलेंथ। उसके बाद आ जाता है फोर्थ वन ई बैंड। ई बैंड ओरिजिनेट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन बेंजोइड सिस्टम ऑफ 3 इथिलीनिक बॉन्ड्स विच आर इन क्लोज साइक्लिक कॉन्जुगेशन। जैसे आपके पास जो है बेंजीनॉइड सिस्टम में नाफ्थलीन आ जाती है। ठीक है, अब इस केस में 2 बैंड आ जाएंगे आपके पास, एक है E1 एक है E2। ठीक है, E1 में आपके पास लैम्डा मैक्स आ रही है लो वेवलेंथ पे, जबकि E2 में लैम्डा मैक्स हायर वेवलेंथ पे आ रही है। ठीक है, तो E1 बैंड लो वेवलेंथ पे आता है, E2 बैंड जो है सेम लॉन्गर वेवलेंथ पे आता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो था ये डिफरेंट टाइप के बैंड्स थे जो ऑब्ज़र्व होते हैं ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस। उसके बाद जिस लॉ पे ये बेस कर रहा होता है इट इज़ कॉल्ड एज बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ। तो इसको हम जो है वो मिला के कहते हैं बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो काफ़ी लंबी डेरिवेशन है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास सिंपल मैथमेटिकल रिलेशनशिप है फॉर बियर्ड लैम्बर्ट लॉ विच इज़ ए। ठीक है, इट इज़ एब्जॉर्बेंस, A is directly proportional to C, it is concentration। ठीक है, तो ये आपके पास C आ जाता है मोल पर लीटर में, B क्या है, इट इज़ पाथ लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक है, और अब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके साइन ऑफ इक्वलिटी लगाते हैं तो आपके पास एब्जॉर्प्टिविटी आती है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी विच इज़ लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। तो ये आपके पास एक्चुअली A इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन BC, इट इज़ द फॉर्मूला थ्रू विच वी कैन डिटर्मिन द एब्जॉर्बेंस। लास्ट आ जाती हैं एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रावायलेट इनविजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्रोमोफोर की डिटेक्शन के लिए, कॉन्जुगेटेड और सिस्टम की डिटेक्शन के लिए और उसकी नेचर की इलूसिडेशन के लिए, कॉन्जुगेशन की एक्सटेंट मेजर करने के लिए कि कोई भी सिस्टम है तो उसमें कितना कॉन्जुगेटेड सिस्टम मौजूद है, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम की डिफ्रेंशिएशन के लिए कि जो कॉन्जुगेटेड है वो हायर वेवलेंथ पे जाएगा और जो अनकॉन्जुगेटेड है वो लोअर वेवलेंथ पे आएगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में स्ट्रेन है तो उसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ कर जाती है, वो मेजर करने के लिए,
कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स की स्टडी के लिए, टॉटोमेरिज्म की स्टडी के लिए, सस्पेक्टेड फिनोल एरोमेटिक अमीन्स की कंफर्मेशन के लिए, और डिफरेंट सॉल्वेंट हैं उनके स्ट्रक्चर फीचर की स्टडी के लिए। तो ये आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसमें आज हमने डिस्कस किया अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, के स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और किस तरह से जो है वो हेल्पफुल होती है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, कि आपके पास डिफरेंट बैंड्स आते हैं और वो डिफरेंट ट्रांजिशन शो करते हैं। लैम्डा मैक्स आता है जो कि ख़ास स्पेसिफिक वेवलेंथ पे आता है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी ट्रांजिशन। सो ये आपके पास फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, दैट इज़ यूवी विजिबल। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल जो है वो फिर हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका एक चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज़ द एनालिटिकल टेक्निक, जिसमें क्रोमेटोग्राफिक एंड द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है वो कवर अप हो जाएगा। तो इनमें से तकरीबन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है किसी एक टेक्निक पे या इसकी स्ट्रक्चर एलुसिडेशन पे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट तक लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।